हमने एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ रहे हैं उसका बेसिक फार्मूला वो हम बार बार क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं। अभी तक जो बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड हमने फार्मूलाज पढ़े, a प्लस एक्स रेज्ड पावर n इज इक्वल टू nc0 a पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू a पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस nc3 इंटू a पावर n माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस अप टू स्वान ncn x power n, where this theorem is applicable for positive integer, where n is positive integer। n जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसी से हमने ये भी डिस्कस किया था कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, और इसी तरीके से a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला, और इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी बड़ी पावर हो तो आप किस तरह से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो थ्योरम हमने पढ़ा यहाँ पर, कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करनी हो, अगर आपने कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था p ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल टू NCR a पावर n माइनस r इंटू एक्स पावर r। तो ये दो फार्मूलाज हैं जो बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.2 में अप्लाई हो रहे हैं, और इससे रिलेटेड हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चन जो वो कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज के। आज हम एक्सरसाइज 8.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 9 से, हाँ, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड जो है वो हम पढ़ेंगे। और जी, आपका सवाल है कि एन आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव के लिए क्या अप्लाई हो सकता है? नहीं, नेगेटिव के लिए बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता। उसके लिए आगे हम पढ़ेंगे कि एन अगर आपके पास नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन फॉर्म में हो, ठीक है, तो फिर उसको बाइनोमियल सीरीज बोला जाता है। ठीक है, तो वो आपके पास बाइनोमियल सीरीज कहलाती है, तो उसका डिफरेंट फार्मूला है वो आगे 8.3 में हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फार्मूला आपने अप्लाई करना है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जी, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स in the following expansion। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास x माइनस 2 अपॉन एक्स होल पावर 10। एक मेथड तो ये है कि इसको पूरे को आप एक्सपेंड कर दें, और एक्सपेंड करने के बाद वो वाली टर्म बीच में से आप फाइंड कर लें जिसमें x नहीं आ रहा होगा, सिर्फ कांस्टेंट आ रहा होगा। ठीक है, एक मेथड तो वो है, लेकिन वो काफ़ी पता है आपको लेंथी मेथड है, उसको सॉल्व करना ज़ाहिर बात है इतना फिजिबल नहीं होगा। आपने इतना लंबा फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर वो टर्म निकालेंगे। तो आसान मेथड ये है कि आप ये जो सेकंड फार्मूला आपने पढ़ा है स्पेसिफिक टर्म फाइंड करने वाला, उसको आप क्या कर लें, यहाँ पर अप्लाई कर लें। ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा फिजिबल रहेगा। आपको पता है कि जो फर्स्ट टर्म है उसको आप ए से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो सेकेंड टर्म है जिसको आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या आ गया, -2/x, और एन कितना आ गया आपके पास, आर आ गया। एन आपके पास सॉरी कितना आ गया, 10 आ गया। तो फार्मूला आपके पास क्या है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, मीन 10 CR ए पावर x माइनस आर, मीन x पावर n माइनस आर, 10 - r, और x पावर r मीन -2/x रेज्ड पावर r। ठीक है, ये आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया।
तो कितना आ गया 10 CR x रेस्ट पावर 10 माइनस आर माइनस 2 रेस्ट पावर आर अपॉन x रेस्ट पावर आर। तो इनको आप कंबाइन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 10 CR x वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे, -2 पावर r को पहले लिख दिया, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत ये x की पावर r ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2r आ जाएगा। तो 10 - r कितना हो जाएगा 10 - 2r। अब आपने कौन सी टर्म लिखनी है, आपने वो टर्म लिखनी है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब यही है ना कि आपके पास वहां पर x की पावर 0 होगी, x रेज पावर 0 1 आ जाएगी ना, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगी ना, मीन x की कोई भी पावर ना हो, 1 2 3 इस तरह से कोई पावर ना हो, तो आपके पास एनीथिंग पावर 0 वो 1 आ जाता है, तो दिस मीन आपके पास वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगी। तो इस तरह के सवालात हमने पहले भी किए हैं, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसको कंपेयर कर लेंगे x की पावर को। ठीक है, कंपेयर कर लेंगे आपके पास जिस स्पेसिफिक टर्म को आपने लिखना होगा, तो यहाँ पर आप फिर इसको कंपेयर कर लेंगे x पावर 0 के साथ। तो आपने लिखना है वी हैव टू राइट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो क्या लिखेंगे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है कि आपके पास ये जो x रेस्ट पावर 10 - 2r है, इसको आप कंपेयर कर लेंगे x रेस्ट पावर 0 के साथ। ठीक है, ताकि हमारे पास r की वैल्यू आ जाए, r की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो फिर आपके पास वो स्पेसिफिक टर्म आ जाएगी। तो बेसिस सेम हो तो पावर्स को आप कंपेयर करेंगे, तो r कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें तो क्या लिखेंगे आप, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये आपके पास आ जाएगी टी, आर की जगह अब हम क्या पुट करने जा रहे हैं 5, तो 5 + 1 इज इक्वल टू 10 CR -2 रेस्ट पावर 5 और x रेस्ट पावर 10 - 2r, r की जगह पे 5 आ गया। ठीक है, तो 10C5 को आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी कि आपके पास कितना आ रहा है, या फार्मूला भी आपको आना चाहिए। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 10 - 5 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, और -2 की पावर 5 को चेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास -32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास x रेस्ट पावर 0, 10 - 10 कितना आ जाएगा x रेस्ट पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रही है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई -32, तो ये आपके पास आंसर आएगा -8064। तो ये कॉन्स्टेंट आपके पास आ जाएगा -8064। तो ये छठी टर्म वो होगी जो कांस्टेंट आएगी विच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगी। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब ये है कि जब आप इस फार्मूला को ओपन करें, ठीक है, अब वही बाइनोमियल थ्योरम अगर आप अप्लाई करें तो आपके पास टोटल पावर 11 है, तो कितनी टर्म्स आएंगी 11 टर्म्स आएंगी। उन 11 टर्म्स में से एक टर्म ऐसी होगी जो कि ये है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जिसमें एक्स नहीं आ रहा होगा, बाकी सारी की सारी जो 10 की 10 टर्म्स होंगी उन सब में एक्स आ रहा होगा। तो इस तरह से आपने वो टर्म फाइंड कर ली विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो कि एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, मीन जिसमें एक्स जो है वो नहीं आ रहा। तो ये आपके पास वो स्पेसिफिक टर्म आप स्टूडेंट्स ने क्या कर ली फाइंड कर ली। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट जो है वो इस पैटर्न पे हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। नेक्स्ट जो है वो फिर इसका हम पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 3। ठीक है, थर्ड पार्ट आपका इंक्लूडेड है विच इज 1 + x² होल क्यूब, 1 + x² होल क्यूब इंटू 1 + 1/x², 1 + 1/x² होल पावर 4। ये अपने पास वीडियो सिलेबस में नहीं है मेरे ख्याल है। जी जी क्या कह रहे सिलेबस में नहीं है, सेकंड है। हैं
सेकंड पार्ट आपका सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट और थर्ड शामिल है। अच्छा फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, सेकंड शामिल में नहीं है, सेकंड शामिल नहीं है। तो इसको बेटे आपने फाइंड करना है, इसमें से आपने वो टर्म बतानी है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दो टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या आ रहे हैं, दो टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है। तो पहले इसको आप थोड़ा सा क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद आप इसमें देखें कि आपके पास जो टर्म आ रही है उसको फिर आप अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस अरेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसका एलसीएम ले लें, जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो वो आपके पास क्या बनेगा जी, 1+x² होल पावर 3, 1+x² होल क्यूब। और इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आ जाएगा, x², तो ये आ जाएगा x² + 1 होल पावर 4। तो इट कैन बी रिटन एज 1+x² होल पावर 3 इंटू 1+x² होल पावर 4 अपॉन x² की पावर 4 जब आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगी x पावर 8 आ जाएगी। ठीक है, x² पे पावर 4 अप्लाई होगी तो x पावर 8। अब ऊपर वाली दोनों टर्म्स सेम है। ठीक है, 1+x² होल क्यूब और 1+x² होल पावर 4। तो आपको पता है बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 3+4 कितना आ जाएगा, 7। और नीचे x पावर 8 आ रहे हैं, इस x पावर 8 को अगर ऊपर हम शिफ्ट कर दें तो ऊपर आकर ये क्या हो जाएगा, x रेज्ड पावर -8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आने के बाद ये x रेज्ड पावर -8 आ जाएगा। अब आपने इसमें से वो टर्म लिखनी है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, कि जो x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, तो अगर हम ये वाली जो टर्म है इसको तो लास्ट तक एज इट इज लिखा रहने दें, हम इसके ऊपर फार्मूला जस्ट अगर हम अप्लाई कर दें, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है इसको कंसिडर करके इस पे अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो इसके मुताबिक a क्या बन रहे, 1 बन रहे। ठीक है, और x क्या बन रहे हैं यहाँ पर, x² बन रहे, और r क्या बन रहे, सॉरी n क्या बन रहे हैं आपके पास, n आपके पास 7 बन रहे। ठीक है, और r आपको पता नहीं है, तो आपके पास वो ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन है x पावर -8 तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसको तो आप एज इट इज मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 1+x² मीन आपके पास फार्मूला इस पे NCR 7CR। ठीक है, 7CR आ गया। लेफ्ट साइड पे आपको पता है जरी बात है T(r+1) आ जाएगा। तो 7CR a पावर क्या था, a पावर मीन 1 x n-r, n क्या है आपके पास 7, तो 7 - r। ठीक है, और x पावर r तो मीन x² की पावर आपके पास r आ गई, r हमें पता नहीं है। तो ये आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी, इट बिकम्स T(r+1), T(r+1) इक्वल आ जाएगा x⁻⁻8 7CR। और आपको पता है 1 रेज टू एनी पावर हो तो वो तो 1 ही होता है। ठीक है, 1 की पावर कोई भी हो वो 1 ही आ जाएगा, और x² की पावर r तो कितना आ जाएगा, x पावर 2r। और बाहर जो x पावर -8 है इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा, 2r-8 आ जाएगा, 2r-8। अब आपने इसमें से वो टर्म लिखनी है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द x। आपने वो टर्म बतानी है जो कि x पे डिपेंड नहीं कर रही, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो वो टर्म जस्ट आपने बतानी है। तो वो टर्म आप किस तरह से बताएंगे, इसको आप फिर कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग, जिस तरह से अभी आपने प्रीवियस पार्ट में कंपेयर किया था, तो यहाँ पर भी आप इसको कंपेयर कर लेंगे, x पावर 2r-8 को कंपेयर कर लेंगे x रेज्ड पावर 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो बेसिस सेम है, पावर्स को आप इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4। r कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। ठीक है, तो आप r की वैल्यू 4 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो उसके लिए फिर आप क्या लिखेंगे, सो इक्वेशन 1 बिकम्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 1 आ जाएगी आपके पास T(r+1) मीन 4+1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 7CR मीन 7C4
एक्स रेज्ड पावर 2r, r की जगह 4 माइनस 8। तो 7c4 को आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेंगे, तो 7c4 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और एक्स रेज पावर 8 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 0। और आपको पता है एनीथिंग पावर 0 1। तो आपके पास ये जो पांचवी टर्म है, ठीक है, फिफ्थ टर्म, ये वो टर्म होगी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स, जो कि एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ये आपके पास वो टर्म आ गई है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी एक्स, जो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इस तरह से आपने वो स्पेसिफिकली ये टर्म फाइंड कर ली जो कि एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही थी। तो ये पांचवी टर्म होगी जो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही थी। तो आपके पास वो कांस्टेंट आंसर आ गया यहाँ पर, 35 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वो देख लीजिए, एक्सरसाइज 8.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपने फाइंड करना है डिटरमिन द मिडिल टर्म। डिटरमिन द मिडिल टर्म, आपने बताना है कि मिडिल टर्म कौन सी होगी इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। फर्स्ट पार्ट है 1/x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1/x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होल पावर 12। तो ये आपके पास टर्म आ रही है 1/x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होल पावर 12। तो इसमें आपने बताना है कि वो टर्म जो है बिल्कुल मिड में आ रही है, ठीक है, तो वो टर्म आपके पास कौन सी होगी। तो अब यहाँ पर देखें, जो पावर है वो आपके पास इवन है, ठीक है, पावर कितनी आ रही है, 12 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, आपको मैंने ये बताया था कि जितनी पावर होती है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होती है। तो पावर अगर जब आपके पास इवन आ रही हो, ठीक है, जैसे कि एन आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 12 आ रहे हैं, ठीक है, तो मिडिल टर्म फाइंड करने का फार्मूला नोट कर लीजिए। अगर आपके पास पावर इवन है तो मिडिल टर्म का फार्मूला होगा आपके पास n+2/2, ठीक है। n कितना है, 12, तो 12+2/2, इसका मतलब है 7। तो सेवन्थ टर्म वो होगी जो मिड में आ रही होगी, ठीक है, सेवन्थ टर्म वो होगी जो आपके पास मिड में आ रही होगी। सेवन्थ टर्म आपके पास वो होगी जो मिड में आ रही होगी। तो आपने, इसका मतलब है कि इसमें जो मिडिल टर्म है, सेवन्थ टर्म बतानी है। सेवन्थ टर्म क्या आ रही है, टोटल पावर 12 है ना, ठीक है। तो पावर 12 में आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 13 टर्म्स होंगी, ठीक है, 13 टर्म्स होंगी। और इसी से आपको नजर आ रहा है कि 13 टर्म्स का मतलब है 6 पहले 6 बाद में, ठीक है, 6 टर्म्स पहले आ गई 6 बाद में आ गई, तो दरमियान में आपके पास ये सेवन्थ टर्म होगी जो कि दरमियान में एग्जैक्ट मिड में आ रही है, ठीक है। तो फार्मूला फाइंड करने का कौन सी स्पेसिफिक टर्म है वो आप इस मेथड से फॉलो कर सकते हैं, अगर पावर आपके पास क्या आ रही है, इवन आ रही है, ठीक है। तो व्हेन इवन, इवन जब होगा तो फिर आपने ये फार्मूला अप्लाई करके वो स्पेसिफिक टर्म फाइंड कर लेनी है। तो अब आपने सेवन्थ टर्म बतानी है, तो फार्मूला क्या है, TR+1 = NCR A पार n-r x पार r। तो n तो आपको पता है ये पावर होती है 12। r अब क्या होगा, तो यहाँ पर सेवन्थ टर्म बनाने के लिए तो r+1 है ना, तो इसका मतलब है r की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 6, ठीक है, ताकि ये 6+1 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब आप डेटा लिखेंगे, a आ जाएगा 1/x और x आ जाएगा -x² अपॉन 2, n आ जाएगा 12 और r आ जाएगा आपके पास 6। तो दिस मीन सेवन्थ टर्म आपके पास बनेगी T6+1 = 12C6 1/x होल पावर 12 -6 और -x² अपॉन 2 होल पावर, r का मतलब है होल पावर 6, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये सेवन्थ टर्म आ गई T7। तो T7 क्या बन गया आपके पास, 12C6
तो 12c6 का आप आंसर कैलकुलेट कर लेंगे वो क्या आ रहा है, और साथ में फिर आपके पास 1/x पावर 12 - 6 आ रहा है। ठीक है, तो 12 - 6 का मतलब है आपके पास 6, तो x की पावर 6 कितना होता है आपके पास, वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो 12c6 इसको जब आप चेक करेंगे तो ये कितना आ गया 924, और 1/x पावर 6, इसी तरह ऊपर माइनस से पावर इवन है प्लस हो जाएगी तो x पावर 12 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 6 है तो 2 की पावर 6 कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो इनकी अब आप कटिंग करेंगे तो ये T7 आ जाएगा 924 और 64 की जब आप कटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 231/16, और x आपके पास ऊपर पावर 12 है नीचे पावर 6 है, इनको कंबाइन करेंगे तो 12 - 6 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास वो टर्म है, ये आपके पास वो टर्म है जो आपके पास इसको एक्सपेंड करते हुए बिल्कुल एग्जैक्ट दरमियान में आएगी। तो ये आपके पास वो स्पेसिफिकली मिडल टर्म यहाँ पर आपने फाइंड कर ली। तो इस तरह से आप कोई स्पेसिफिक मिडल टर्म जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और ये हमने फार्मूला पढ़ा कि अगर आपके पास पावर क्या हो, इवन हो। तो अभी हम वो सवाल करेंगे कि अगर आपके पास पावर ऑड आ जाए तो फिर आप मिडिल टर्म किस तरह से फाइंड करेंगे। तो उसके लिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 3/2x, 3/2x माइनस 1/3x होल पावर 11। तो आपने बताना है कि यहाँ पर मिडिल टर्म कौन सी आ रही है। तो अब यहाँ पर आपके पास n जो है वो 11 है, ऑड है। ठीक है, तो हेयर वी हैव n इक्वल टू 11 विच इज ऑड, जो कि आपको नजर आ रहा है कि पावर क्या है, ऑड है। तो ऑड के लिए जो फार्मूला होगा, दो टर्म्स आपने फाइंड करनी होंगी। तो आपके पास उसमें होता है n+1/2 और n+3/2। ठीक है, n+1/2 और n+3/2। तो n+1/2 से क्या आ जाएगा, n की जगह 11 पुट करेंगे तो 11+1/2 और 11+3/2, तो कितना आ जाएगा, ये 6th टर्म आ जाएगी। और ये आपके पास 11+3/2 कितना आ जाएगा 7th। तो इसका मतलब है 6th एंड 7th टर्म जो आपके पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है, वो आपके पास n की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 7, उसके लिए आपके पास ये क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। ठीक है, तो ये आपके पास दो मिडिल टर्म्स आ गई हैं, n=6 और 6th और 7th टर्म। 6th और 7th टर्म फाइंड करने के लिए अब आप फार्मूला जो आपके पास है वो क्या है, T(r+1) = NCr(a)(n-r) x(r). ठीक है, तो n तो 11 है। ठीक है, अब आपने जब 6th टर्म फाइंड करनी है तो यहाँ पर आपने टी का जो सबस्क्रिप्ट है वो 6 बनाना है। तो उसके लिए हमने प्रीवियस पार्ट में भी क्या किया था, r+1 करना है। तो 6 बनाने के लिए फिर हम r क्या पुट करेंगे, 5। ठीक है, तो r आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। n आपके पास क्या है, 11 है। ये आपके पास है 3/2x, ये 3/2x है। और x आपके पास -1/3x है। तो पहले हम एक टर्म फाइंड कर लेंगे फिर हम दूसरी टर्म फाइंड कर लेंगे। तो इसका मतलब है दिस मीन T5+1 इक्वल आ जाएगा 11c5। 11c5 3/2x⁻11 -r 11 - 5 और -1/3x⁻r कितना है, 5। तो ये आपके पास बन जाएगी टर्म। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा T6 मीन 6th टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, 11c5 को आप चेक करेंगे। ठीक है, तो उसका कोई आपके पास कांस्टेंट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3/2 होल पावर x रेज़ पावर क्या आ जाएगा, x की पावर इधर 11 - 5 कितना आ जाएगा 6, और इधर नीचे -1 के साथ 3 की पावर 5, और x की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास साथ में 3 की पावर 6/2 की पावर 6 और साथ में 11c5।
तो अब जब आप इस सारे कॉन्स्टेंट्स को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 11C5 का आंसर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा 3 पावर 6 को नीचे 3 पावर 5 के साथ कटिंग कर दें तो जस्ट 3 की पावर क्या रह जाएगी 1, और 2 की पावर 6 अप्लाई कर देंगे, वो आपके पास कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। और x की आपके टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो ऊपर x की पावर 6 है और नीचे x की पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। x रह जाएगा जस्ट, और कांस्टेंट जो साथ में आपके पास बचेगा वो आ जाएगा -693/32, -693/32। तो ये आपके पास 6th टर्म आ गई जो कि मिडिल टर्म में से एक टर्म है। अब दूसरी टर्म आपको पता है कि जब पावर ऑड हो तो फिर एक टर्म मिडिल में नहीं होती बल्कि दो टर्म्स होती हैं मिडिल में। अब जब आपने दूसरी टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, तो उसके लिए अब आप डेटा बनाएंगे। आपको कौन सी टर्म बनानी है, आप 7th टर्म बनानी है, ठीक है। तो 7th टर्म के लिए सबस्क्रिप्ट में आर को एक कम पुट करेंगे तो वो 7th बनेगी ना, तो इसका मतलब है आर आप क्या पुट करेंगे 6, एन आप उसी तरह से 11 पुट करेंगे, ए आपके पास सेम वही होगा, ए आपके पास 3/2x आ जाएगा, और x जो है वो -1/3x होगा। ये सारे को डेटा के अंदर हम पुट करेंगे, तो डायरेक्ट अगर हम पुट कर लें तो ये अब आपके पास जो टर्म बनेगी स्पेसिफिकली, तो T6+1 कितना आ जाएगा 7, T7 आ जाएगा। 11CR, ठीक है, NCR है ना, तो 11C6, और a पावर x-r मीन 3/2x होल पावर, n-r मीन 11-r 11-6, और -1/3x होल पावर r कितना है यहाँ पर 6 है। तो ये आपके पास जो 7th टर्म बनेगी फाइनल, इसका जो आंसर आपके पास आएगा, x नीचे पावर 6 है ऊपर 5 है तो उसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो x नीचे आएगा 77/16x आफ्टर कैलकुलेशन, सारा कटिंग शटिंग करने के बाद। तो कंप्लीट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये वो स्पेसिफिक टर्म बन जाएगी। तो ये दो आपके पास जो है वो मिडिल टर्म्स आ गई हैं, एक T6 और दूसरी T7। तो ये भी आपके पास जो है वो मिडिल टर्म है, और ये भी आपके पास मिडिल टर्म है। तो इसका मतलब है कि पावर जब आपके पास ऑड होती है तो उसमें आपके पास दो मिडिल टर्म्स आती हैं, और पावर जब इवन होती है तो एक मिडिल टर्म होती है। तो इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है, वो थोड़ा सा पावर डिफरेंट तरीके से दी हुई है, इस वजह से सारे पार्ट्स आपके सिलेबस में ये इंक्लूड किए गए हैं, ताकि आप हर तरह का पार्ट जो है वो ट्राई कर लें, प्रैक्टिस कर लें। पेपर में आपका कोई भी किसी भी किस्म का सवाल आ सकता है ताकि आपको वहाँ पर फिर मुश्किल ना आए। इसका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर जो 3 है उसको आप देख लीजिए। उसमें आपके पास जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x-1/x होल पावर, जी 2x-1/x 1/2x होल पावर 2m+1 होल पावर 2m+1 है। अब आपने इसमें से बताना है कि मिडिल टर्म कौन सी आ रही है। अब अगर आप इसकी पावर को नोटिस करें तो पावर से अब आपको पता चलेगा कि पावर ऑड है या इवन है, ठीक है। तो पावर ऑड है या इवन है तो उसको अभी हम पहले एनालिसिस करेंगे इसका, कि हमारे पास ये जो पावर है आइदर इट इज़ इवन और ऑड, कि क्या ये इवन है या ऑड है। तो आपको देखें कोई भी m की कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, m की कोई भी वैल्यू जब वो मल्टीप्लाइड बाय 2 होगी, ठीक है, कोई भी वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो 4 कोई भी नंबर हो, लेकिन जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आएगा, इवन आएगा ना। और इवन के अंदर अगर +1 ऐड कर दें, ठीक है, तो इवन में जब आप +1 ऐड कर दें तो फिर आपके पास वो क्या हो जाते हैं, ऑड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो पावर है वो क्या है, ऑड है, ठीक है। तो हेयर वी हैव पावर n इज 2m+1 विच इज ऑड। तो हमने एनालाइज कर लिया कि ये क्या है, ऑड है। तो जब पावर आपके पास ऑड है, ठीक है, पावर जब आपके पास क्या आ रही है, ऑड आ रही है, तो पिछले आपने पार्ट में ये बताया कि फिर इसका मतलब है दो मिडिल टर्म्स आएंगी, ठीक है, दो आपके पास मिडिल टर्म्स आएंगी। तो कौन कौन सी होंगी, फार्मूला उसका मैंने आपको बताया था n+1/2, और दूसरा n+3/2,
ये दो आपके पास क्या आ जाएंगी, मिडिल टर्म्स आ जाएंगी। तो एन की जगह पे आप पुट कर लें, क्या है 2m+1 +1/2, और एन की जगह ये आप वैल्यू पुट करेंगे 2m+1, तो 2m+1 +3/2, तो ये कितना बन जाएगा 2m+2/2, m+1 आ जाएगा, तो m+1 टर्म, और ये 2m+4 आ जाएगा, 2 कॉमन लेकर कटिंग करेंगे तो m+2 टर्म। तो ये दो टर्म आपके पास क्या आ रही हैं, आपके पास मिडल टर्म आ रही हैं, ठीक है। ये आपके पास दो टर्म्स जो है वो क्या आ रही हैं, मिडल टर्म आ रही हैं। एक आपके पास m+1 आ गया और एक आपके पास m+2 आ गया। तो अब हम डेटा के मुताबिक पहले एक फाइंड करेंगे फिर दूसरी फाइंड करेंगे। तो फार्मूला आपको पता है, TR+1 इज इक्वल टू NCR a⁻n−r x रेज्ड पावर r है, ठीक है। तो जब आपने m+1 बनाना है, ठीक है, तो m+1 टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ पर r की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, तो या आपके पास m+1 आ जाएगा। तो अगर हम r की जगह क्या पुट कर लें, m पुट कर लें, तो ये आपके पास m+1 हो जाएगा। तो हमने m+1 टर्म बतानी है, m+1 टर्म बताने के लिए r की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, m। तो r की जगह आप m पुट कर लें, और n क्या है, n तो आपको पता है वो जो पावर होती है वो n होती है। तो n क्या है आपके पास 2m+1, और a फर्स्ट टर्म होती है वो क्या है आपके पास यहाँ पर 2x, और x आपके पास जो वो क्या है यहाँ पर सेकेंड टर्म जो -1/2x है वो आपने पुट कर दी। तो ये आपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर दी, NCR a⁻n−r और x पावर r, n की जगह 2m+1 और r की जगह m, a की जगह 2x और x की जगह -1/2x। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करने, ठीक है। पहले तो आपके पास ये कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा होता था तो उसको आप सिंप्लीफाई कर लेते थे डायरेक्ट कैलकुलेटर से, लेकिन अब आपके पास ये कांस्टेंट नंबर नहीं है बल्कि आपको इसको फार्मूला के थ्रू करना होगा। तो NCR का फार्मूला आप अप्लाई कर लें। तो NCR का फार्मूला है n डिवाइडेड बाई r और n−r और 2x पावर, ये 2m में से m माइनस होगा तो m+1 आ जाएगा, 2m+1 और x की पावर भी m+1 अलग अलग अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह डिनोमिनेटर में -1/2x की पावर m है, तो -1 की पावर अलग m लिख दें, और 1/2 की पावर अलग m अप्लाई कर दें, और x की पावर अलग m अप्लाई कर दें, ठीक है। तो इस सारे को आपने अलग अलग सारे को सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये Tm+1 टर्म आ रही है। तो 2m+1 का फैक्टोरियल आपने लिख दिया, तो क्या आ गया 2m+1 फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, और 2m-m कितना हो जाएगा m+1 फैक्टोरियल। अच्छा, ऊपर क्या आ रहा है 2 पावर m+1 है और नीचे 2 पावर m है, तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी, तो 2 की पावर m+1 -m क्या रह जाएगा 2 पावर 1 रह जाएगी, ठीक है। एक्स वालों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो ऊपर x पावर m+1 है, नीचे x पावर m है, तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत ऊपर लेकर जाएंगे तो m-m m+1 कितना आ जाएगा x पावर 1 आ जाएगी, और लास्ट पे -1/m आ जाएगा। जी बेटे, सवाल है आपका? जी अब्दुल राफे, क्वेश्चन है कोई आप? अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास क्या आ गया 2m+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m+1 फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल आ गया, और इसी तरह से साथ में 2 आ गया, x आ गया, और -1/m आ गई। इसको अगर आप मज़ीद कोई सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो कर लें, तो क्या बनेगा, इससे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं पॉसिबल नहीं है, तो यही आपके पास m+1 टर्म आ गई। तो 2m+1 फैक्टोरियल अपॉन m+1 फैक्टोरियल
इंटू m फैक्टोरियल और साथ में -1 रेस्ट पावर m और साथ में 2x आ गया। तो ये आपके पास एक मिडिल टर्म आपने फाइंड कर ली। ठीक है, दो मिडिल टर्म्स हमने फाइंड करनी थी और यहाँ पर उसमें से आपने एक मिडिल टर्म यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। अब आपके पास जो दूसरी मिडिल टर्म है, ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपके पास जो डेटा है, अब आपने m+2 बनाना है। ठीक है, m+2 है ना वो। ठीक है, तो डेटा क्या बनेगा, अब यहाँ पर TR+1 की जगह पे 2m प्लस क्या बनाना है आपने, m+2 बनाने हैं। तो r की जगह आप क्या पुट करेंगे कि वो m+2 आ जाए, तो r की जगह पे ऑटोमेटिकली आप m+1 पुट करेंगे तो वो, तो r+1 मिला के आपके पास m+2 हो जाएगा ना। मतलब फार्मूला देखें, आपके पास TR+1 का ये है NCR a⁻n−r और x पावर r। अब यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में आपने m+2 बनाने, तो अगर हम r की जगह पे m+1 पुट कर लेंगे तो r की जगह m+1 आएगा और ये 1, तो मिला के आपके पास कितना हो जाएगा, m+2 आ जाएगा। तो n क्या है, n आपके पास वही पावर है जो क्वेश्चन में शुरू में गिवन थी, 2m+1। a क्या है, a आपके पास फर्स्ट टर्म में वही 2x, और x क्या है, वही आपके पास -1/2x। अब आप डाटा के अंदर ये वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, r की जगह पे जब आप m+1 पुट करेंगे तो m+1 कितना आ जाएगा, 2m+1 आ जाएगा, इक्वल टू NCR मीन 2m+1 और a⁻n−r मीन 2x रेज्ड पावर 2m+1 -m-1, ये n-r आ गया, और x रेज्ड पावर r, तो -1/2x पावर r कितना आ गया, m+1 आ गया। तो अब इसका भी आप फार्मूला अगर ओपन करना चाहें तो बेशक फार्मूला ओपन कर लीजिए, और अगर इसी फॉर्म में लिखा रहने दें वो भी आपका ठीक है, क्योंकि आपको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तो कोई होने नहीं है। ठीक है, तो चलिए बल्कि ओपन करके लिख लें, क्योंकि हमने प्रीवियस ऊपर वाला भी जो वो ओपन करके लिखा, तो इसको भी फिर आप ओपन फॉर्म में लिख लेंगे। NCR का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। NCR का फार्मूला आपको पता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, और 2x की पावर 2m+1 -m-1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर आ जाएगी m बचेगी, x की पावर भी क्या बचेगी, m, और -1 की पावर m+1, और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 की पावर m+1 और x की पावर भी m+1। ठीक है, तो ये अब आपके पास यहाँ पर जो इसकी फाइनल फॉर्म आएगी, ठीक है, वो अभी हम लिख लेंगे। वो आपके पास क्या बन गया फाइनल, आपके पास T2m+1 जो बना वो आ गया 2m+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m+1 का फैक्टोरियल, और 2m-m कितना आ जाएगा, m फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इनको कंबाइन करेंगे, नीचे आपके पास साथ में -1/+1 आ गया पावर। अब 2 की पावर नीचे m+1 है और ऊपर m है, इनको कंबाइन करेंगे तो 2 की पावर 1 रह जाएगी, और नीचे x की पावर m+1 है, ऊपर m है, ऊपर वाले को नीचे शिफ्ट करेंगे तो x की पावर 1 रह जाएगी। तो ये आपके पास दूसरी मिडिल टर्म आ गई, विच इज 2m+1। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एन r की जगह पे आपने क्या पुट किया था, r की जगह पे आपने पुट किया था m+1। ठीक है, तो जब r की जगह पे m+1 पुट किया तो यहाँ पर ये बनेगा, इसको ये बनेगा आपके पास m+2 बनेगा। ठीक है, ये m+2 बनेगा यहाँ पर, ये आपके पास m+2 आ जाएगा। तो ये आपके पास m+2 आ गया, यहाँ पर भी m+2 आ गया। तो इस तरह से आपके पास ये दूसरी मिडिल टर्म आ गई, एक आपके पास Tm+1 आई और दूसरी आपके पास Tm+2 आई। ये दो हमने कहा था कि ये दो मिडिल टर्म है, और दोनों बारी बारी हमने फाइंड कर ली। m+1 भी हमने फाइंड कर ली और m+2 भी हमने फाइंड कर ली। और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट क्लास में, जी नेक्स्ट क्लास में अभी इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट, बल्कि चलें इसी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अभी हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देख लीजिए।
जी नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 8.2 और उसका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कहा गया फाइंड 2n प्लस 1th टर्म from the end in the expansion of x minus 1 upon 2x x minus 1 upon 2x whole power 3n। इसमें आपको बोला गया है कि आपने जस्ट एक स्पेसिफिक टर्म बतानी है और वो टर्म कौन सी होनी चाहिए। वो टर्म आपके पास होनी चाहिए 2n+1th टर्म होनी चाहिए। अगर लास्ट से आप काउंट करना शुरू करें फ्रॉम द एंड, आखिर से काउंट करते आए, तो आपके पास 2n+1th टर्म आपने बतानी है। तो अब यहाँ पर देखें आपके पास, अगर हम एंड के बजाय बिगनिंग से ही स्टार्ट करें तो आपके पास जो डेटा बन रहा है, तो डेटा के मुताबिक ए आपके पास क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, और एक्स क्या बन रहा है, -1/2x। ठीक है, और एन आपके पास नंबर ऑफ जो टर्म्स है आपके पास, वो कौन सी बतानी है, नंबर ऑफ टर्म फ्रॉम द एंड जो आपने बतानी है वो कौन सी बतानी है आपने, जो रिक्वायर्ड है वो है आपके पास नंबर ऑफ टर्म फ्रॉम द एंड, वो आपने बतानी है 2n+1 फ्रॉम द एंड। वो आपने बतानी है, कौन सी टर्म बतानी है, 2n+1th टर्म बतानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, पावर तो आपको पता है कि ये n जो है वो 3n है आपके पास, यहाँ पर n जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, 3n आ रहा है डेटा के मुताबिक। अब r आपने बेसिकली तलाश करना होता है कि बेसिकली हमें r क्या चाहिए। ठीक है, तो जाहिर बात है जब आपने 2n+1 बताना है तो फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला आपके पास है T r+1 = NCr a⁻n−r x⁻r। ठीक है, तो अब इस फार्मूला के मुताबिक अगर आप नोटिस करें, इस फार्मूला के मुताबिक यहाँ पर हम r की जगह पे क्या पुट करें कि आपके पास 2n+1 बन जाए। ठीक है, तो r की जगह पे आप क्या पुट करें कि कंप्लीट आपके पास 2n+1 बन जाए, क्योंकि आपको 2n+1th टर्म चाहिए। ठीक है, तो 2n+1th टर्म आपको जब चाहिए तो उसके लिए फिर आपको नज़र आ रहा है कि आप r की जगह पे क्या पुट कर देंगे, आप r की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2n+1 पुट कर दें, सॉरी r की जगह पे क्या पुट कर लें, 2n पुट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल ये बन जाएगा 2n+1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है ना क्या लिख रहे हैं, इसको बिगनिंग से आप लिख रहे हैं कि स्टार्ट से अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म आपके पास a आ रही है x, और इसके अलावा आपके पास जो स्टार्ट बिगनिंग से अगर आप देखें तो ये ए क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, एक्स आपके पास क्या आ रहा है, -1/2x आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से तो आप देखिए इस डाटा को आप चेंज किस तरह से करेंगे, क्योंकि आपको बिगनिंग से उन्होंने कहा है ना कि बिगनिंग से अगर आप फाइंड करें तो किस तरह से आप फाइंड करेंगे। तो इस डाटा को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से चेंज करेंगे कि अगर आपने फ्रॉम द एंड काउंटिंग करनी है, ठीक है, अगर आपने एंड से काउंट करना है, ठीक है, और वो आपके पास क्या बनेगा, टू मेक इट फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, अगर आप उसको चेंज करते हैं तो अब जाहिर बात है, जैसे देखें ना फार्मूला आपके पास होता है ना a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, तो वो क्या होता है आपके पास, a² + 2ab + b²। ठीक है, अब अगर आपको बोला जाए कि लास्ट से आप काउंट करना शुरू करें, ठीक है, तो फिर उसका आसान तरीका ये है कि आप इन वैल्यूज को इंटरचेंज कर दें, बी को पहले लिख दें, ए को बाद में लिख दें, इस तरह से फार्मूला बना दें। ठीक है, तो आपके पास उसका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ऑर्डर को चेंज करने के लिए, ठीक है, उस डेटा को अरेंज करने के लिए अगर आप फ्रॉम द एंड काउंटिंग करना शुरू करें, ठीक है, तो फ्रॉम द एंड अगर आपने काउंटिंग करनी है तो फिर आपके पास यही जो डेटा है, यही डेटा आपके पास क्या बन जाएगा, इसी में ही जो आपके पास ए है, ठीक है, वो अब आपके पास कौन सी टर्म आ जाएगी, -1/2x। ठीक है, चेंज कर दिया ना आपने, जैसे ये ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दी, तो सेम यहाँ पर भी ए क्या आ जाएगा आपके पास, -1/2x आ जाएगा, और एक्स क्या आ जाएगा आपके पास,
x आ जाएगा, n तो वही है 3n, और r फिर आपके पास क्या हो जाएगा 2n आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें आपके पास यही फार्मूला जो बनेगा, इसमें अब आप वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा r की जगह पे 2n, तो 2n + 1 n c r, n कितना आ गया आपके पास 3n c r कितना है 2n है, और a पावर x माइनस r, ये कितना आ गया -1/2x होल पावर n माइनस आर, n माइनस आर का मतलब है 3n माइनस 2r, और x पावर r, x कितना आ गया x ही है, तो x पावर r कितना है आपके पास 2n है। ठीक है, तो यहाँ पर r की जगह पे 2n। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 3n अपॉन 2n का फैक्टोरियल का फार्मूला अगर ओपन कर लें तो 3n फैक्टोरियल। ठीक है, 3n का फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल और 3n माइनस 2n का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्म आपके पास बन गई, और देन फिर आप इसको लिखेंगे -1/2x की पावर 3n में से 2n माइनस करेंगे तो n आ जाएगा, तो -1n, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2n और x n, और ऊपर आ रहा है x2n। तो ये फाइनल आपके पास बन गया 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, और -1n, और अपॉन 2n, x वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो 2n माइनस n कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x n आ जाएगा। तो ये आपके पास 2n + 1 टर्म आ गई। ठीक है, इसमें जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस आपने क्या किया, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में आपके पास वो डिफरेंस के लिए कहा गया था, और वो ये कहा गया था कि अब आपने टर्म्स को स्टार्ट से काउंट करना नहीं शुरू करना, फ्रॉम द एंड। ठीक है, एंड से आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो एंड से जब आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है तो उसमें फिर हमने ये कहा कि अगर ओरिजिनल में a = x है और x = -1/2x है, तो जब आप लास्ट से काउंटिंग शुरू करेंगे तो अब a आपके पास -1/2x आ जाएगा, और x आपके पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। बाकी n और r पे कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो एज इट इज रहेंगे, और उसी को आपने एक्सपेंड करके इस तरह से स्पेसिफिकली वो टर्म आपने फाइंड कर ली। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम कल जो है वो इसके जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं, वो लॉन्ग सेक्शन के लिए, सेक्शन सी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। उसके रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हुआ तो आप पूछिएगा। वो जो अब आपके 3 सवालात हैं इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का फिर सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।